विद्यार्थियों, हमने उपयोगिता के गणनावाचक एवं क्रमवाचक दृष्टिकोण यानी उपयोगिता विश्लेषण और तटस्थता वक्र का संपूर्ण अध्ययन कर लेने के पश्चात अब आज हम मांग की लोच से प्रारंभ करेंगे। मांग की जो कीमत लोच है वो आर्थिक विश्लेषण की एक महत्वपूर्ण धारणा है। जैसा कि पूर्व में मांग के नियम में हम देख चुके हैं कि मांग के नियम के अनुसार किसी वस्तु की कीमत में कमी होने पर मांग में वृद्धि तथा कीमत में वृद्धि होने पर मांगी की मात्रा में कमी होती है। तो स्पष्ट है कि कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप उपभोक्ता की मांग में जो परिवर्तन की प्रवृत्ति होती है, मांग में परिवर्तन की इस प्रवृत्ति को ही मांग की लोच कहा जाता है। किसी भी वस्तु की मांग में परिवर्तन की प्रवृत्ति केवल कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप ही नहीं होती है, बल्कि उपभोक्ता की आय में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप या संबंधित वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन के कारण भी हो सकती है। इस कारण से कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप मांग में जो परिवर्तन की प्रवृत्ति होती है उसे हम मांग की कीमत लोच कहते हैं, और आय में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मांग में होने वाले परिवर्तनों की प्रवृत्ति को मांग की आय लोच। और इसी प्रकार से अगर मांग में परिवर्तन की प्रवृत्ति उस वस्तु की संबंधित वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है तो उसे हम मांग की आड़ी या तिरछी लोच कहते हैं, क्रॉस इलास्टिसिटी। कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में जो प्रतिक्रियात्मकता होती है उसे ही हम मांग की लोच कहते हैं। या हम ऐसा कह सकते हैं कि कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में जो परिवर्तन की प्रवृत्ति या क्षमता होती है उसे ही मांग की लोच कहा जाता है। इसको अधिक स्पष्ट हम मार्शल की परिभाषा से कर सकते हैं। जैसा कि प्रोफेसर मार्शल ने, जिन्होंने इस धारणा का प्रतिपादन किया है, उन्होंने इसके अर्थ को और अधिक स्पष्ट बताते हुए कहा है कि किसी वस्तु की मांग की लोच अधिक या कम तब कही जाती है जब कीमत में एक निश्चित कमी होने पर उसकी मांग में अधिक या कम वृद्धि होती है तथा कीमत में एक निश्चित वृद्धि होने पर मांग में अधिक या कमी आती है। कहने का तात्पर्य है कि वस्तु की जब कीमत में परिवर्तन होता है, कीमत बढ़ती है, तो सभी वस्तुओं की मांग में वृद्धि ज़्यादा या कम नहीं होती है। कुछ वस्तुओं की मांग में वृद्धि थोड़ी सी होती है, कुछ वस्तुओं की मांग में वृद्धि बहुत ज़्यादा होती है। इसी प्रकार से जब कीमत कम होती है तो ऐसी स्थिति में कमी और वृद्धि भी परिवर्तित होगी। तो वो कमी और वृद्धि कितनी होगी, है ना, उसको मापने के लिए मांग की लोच का सहारा लिया जाता है। प्रोफेसर बोल्डिंग ने भी कहा है कि किसी वस्तु की कीमत में 1% परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उस वस्तु की मांग में जो प्रतिशत परिवर्तन होगा उसे मांग की लोच कहेंगे। उन्होंने गणितीय रूप में इसे परिभाषित किया है। और जॉन रॉबिन्सन ने भी इसे परिभाषित करते हुए कहा है कि किसी कीमत विशेष या उत्पत्ति विशेष पर मांग की लोच किसी कीमत में थोड़े से परिवर्तन के फलस्वरूप खरीदी जाने वाली मात्रा के आनुपातिक परिवर्तनों को कीमत के आनुपातिक परिवर्तनों से भाग देने पर प्राप्त होती है। और जो श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने कहा था उसी के अनुरूप जो मांग की कीमत लोच का जो सूत्र है वो सूत्र ज़्यादातर काम में लिया जाता है, और ये है मांग की लोच का सूत्र कि मांग में आनुपातिक परिवर्तन बटा कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। अब मांग में आनुपातिक परिवर्तन हम किसे कहेंगे? मांग में आनुपातिक परिवर्तन का तात्पर्य होता है कि मांग में परिवर्तन बटा मांग मात्रा। तो ये होता है मांग में आनुपातिक परिवर्तन बटा कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। मैं यहाँ डिवाइडेड का निशान ले रहा हूँ। कीमत में आनुपातिक परिवर्तन का मतलब है कि कीमत में परिवर्तन बटा प्रारंभिक कीमत, या सिर्फ कीमत भी लिख सकते हैं हम, कीमत। तो इस प्रकार से मांग में आनुपातिक परिवर्तन का मतलब हो गया मांग में परिवर्तन बटा मांग मात्रा, और कीमत में आनुपातिक परिवर्तन का मतलब हो गया कीमत में परिवर्तन बटा कीमत। तो इस प्रकार से हम इसको अलग रूप में यानी गणितीय रूप में भी हम लिख सकते हैं, और उसको जब हम लिखेंगे तो वो इस प्रकार से आ जाएगा।
कि पहला था मांग में आनुपातिक परिवर्तन, जिसका मतलब है क्या बताया था मैंने, मांग में परिवर्तन बटा मांग मात्रा, यानी इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस, इसको हम ऐसा कहेंगे ई पी, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस, यानी मांग की कीमत लोच बराबर। अब मांग में आनुपातिक परिवर्तन में हमने कहा था मांग में परिवर्तन, मांग में परिवर्तन को हम सूचित करते हैं डेल्टा एक्स द्वारा और मांग मात्रा को एक्स द्वारा, डिवाइडेड कीमत में आनुपातिक परिवर्तन के लिए मैंने कहा था कीमत में परिवर्तन, तो इसको लिखेंगे हम डेल्टा पी बटा कीमत यानी पी। अब अगर हम इसको उल्टा करेंगे तो ऐसी स्थिति में, चूंकि भाग का निशान है, तो इस भाग के निशान को हटाने के लिए हम करेंगे तो हो जाएगा डेल्टा एक्स बटा एक्स इंटू, अब ये उल्टा हो जाएगा पी बटा डेल्टा पी। इसको और सरल करने के लिए हम लिख सकते हैं डेल्टा एक्स, डेल्टा पी को मैं इधर ले आता हूं तो हो जाएगा डेल्टा पी इंटू पी बटा एक्स। तो इस प्रकार से हमारे पास मांग की लोच का जो सूत्र है वो सूत्र आ जाता है डेल्टा एक्स बटा डेल्टा पी इंटू पी बटा एक्स। तो इसे हम मांग की लोच का आधारभूत सूत्र कहते हैं, है ना। मांग की जो लोच होती है वो सदैव ऋणात्मक होती है, ये हमें ध्यान रखना है, क्योंकि मांग में परिवर्तन कीमत में परिवर्तन की विपरीत दिशा में होते हैं। और परंतु व्यवहार में मांग की लोच व्यक्त करते समय हम चाहें तो ऋणात्मक निशान को नहीं लिखते हैं, अधिकांशतः लोग नहीं लिखते हैं, लेकिन मांग की लोच ऋणात्मक होती है। किस कारण से होती है? क्योंकि हमें मांग का नियम बताता है कि कीमत और वस्तु की मात्रा के बीच विपरीत संबंध होता है। तो इस प्रकार से ये स्पष्ट होता है कि वस्तु की कीमत में वृद्धि होने और कमी होने से मांग की मात्रा में जो कमी और वृद्धि की प्रवृत्ति पाई जाती है उसे ही हम मांग की लोच कहते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं कि मांग की लोच के प्रकार क्या है ना। तो मांग की लोच के प्रकार में मैंने शुरू में भी बताया था 3 प्रकार की है, जिसमें सबसे पहली है मांग की कीमत लोच। इसे केवल मांग की लोच भी कहा जाता है। सामान्य मांग की लोच से हमारा मतलब मांग की कीमत लोच से ही होता है। किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से उसकी मांग में जो परिवर्तन होने की प्रवृत्ति होती है उसे ही हम मांग की कीमत लोच कहते हैं। अर्थात कीमत के एक दिए हुए आनुपातिक परिवर्तन के फलस्वरूप मांग में आनुपातिक परिवर्तन जो होता है उसे ही मांग की कीमत लोच कहा जाता है। जैसा कि अभी हमने जो सूत्र काम में लिया था डेल्टा एक्स बटा डेल्टा पी इंटू पी बटा एक्स, ये मांग की कीमत लोच का ही सूत्र है और इसी के द्वारा हम मांग की कीमत लोच ज्ञात करते हैं। अगर वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन कम तथा मांग में प्रतिशत परिवर्तन ज़्यादा होता है तो मांग को अधिक लोचदार कहा जाता है ना। अगर समान परिवर्तन हो तो लोचदार, और अगर कीमत में प्रतिशत परिवर्तन मांग में प्रतिशत परिवर्तन से अधिक हो तो कम लोचदार कही जाएगी। इसको हम आगे मांग की लोच की श्रेणियों में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से मांग की कीमत लोच का ये सूत्र हो गया और ये मांग की कीमत लोच हो गई। नेक्स्ट हम आते हैं दूसरी जो मांग की लोच है वो है मांग की आय लोच। किसी भी वस्तु की मांग में जो परिवर्तन आता है वो केवल कीमत में परिवर्तन के कारण ही नहीं आता है, बल्कि उपभोक्ता की आय में कमी एवं वृद्धि भी वस्तु की मांग में कमी और वृद्धि को जन्म देती है। तो उपभोक्ता को उसकी आय में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन से वस्तु की मांग में जो आनुपातिक परिवर्तन होता है उसे हम मांग की आय लोच कहते हैं। या दूसरे शब्दों में इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अन्य बातें समान रहे और आय में परिवर्तन के प्रत्युत्तर में मांग में परिवर्तन की मात्रा का माप ही मांग की आय लोच कहा जाता है। इसको ज्ञात करने के लिए जो सूत्र काम में लिया जाता है बिल्कुल वैसा ही सूत्र होगा जैसा हमने पूर्व में कहा था। उसमें कीमत की जगह आय आ जाएगा, है ना। इसमें हो जाएगा मांग की आय लोच इजिकल टू मांग में आनुपातिक परिवर्तन बटा आय में आनुपातिक परिवर्तन। कीमत लोच में हम लेते हैं मांग में आनुपातिक परिवर्तन बटा कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। आय लोच में हम लेंगे मांग में आनुपातिक परिवर्तन बटा आय में आनुपातिक परिवर्तन। तो इस प्रकार से जो इसका सूत्र है वो हमारे पास हो जाएगा इलास्टिसिटी ऑफ आई कहते हैं इसको, इनकम इलास्टिसिटी इजिकल टू, उसमें हमने लिया था डेल्टा एक्स बटा एक्स डिवाइडेड बाई था डेल्टा पी बटा पी। अब इसकी जगह आ जाएगा डेल्टा आई यानी आई में परिवर्तन बटा आई,
और इसको जब हम और हल करेंगे और आगे करेंगे तो इस प्रकार से ये आ जाएगा, इनकम इलास्टिसिटी इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बटा डेल्टा आई इंटू आई बटा एक्स। कुछ नहीं हुआ है, देखिए परिवर्तन, वहां था डेल्टा पी तो यहाँ हो गया डेल्टा आई, वहां था पी तो यहाँ आ गया आई। तो ये मांग की आई लोच में इतना सा परिवर्तन सूत्र में होता है। नेक्स्ट हम लेते हैं फिर मांग की तिरछी लोच। किसी भी वस्तु की मांग में परिवर्तन केवल उस वस्तु की कीमत या उपभोक्ता की आय में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप ही नहीं होता है, बल्कि उस वस्तु की जो संबंधित वस्तु हैं उनकी कीमतों में परिवर्तन के कारण भी होता है। ऐसी संबंधित वस्तुएं या तो स्थानापन्न वस्तुएं हो सकती है या पूरक वस्तुएं हो सकती है। अब स्थानापन्न वस्तुएं और पूरक वस्तुओं के बारे में हम पूर्व में पढ़ चुके हैं। जैसे स्थानापन्न में हम लेते हैं चाय और कॉफ़ी, है ना, और पूरक वस्तुओं का उदाहरण मैंने बताया था आपको, बैट और बॉल, है ना, टेनिस का बल्ला और टेनिस की बॉल, एक पाँव का जूता और दूसरे पाँव का जूता, ट्रक और ड्राइवर। तो इस प्रकार से ये पूरक वस्तुएं हैं। स्थानापन्न वस्तुओं में टेरिलिन वस्त्र, टेरिकोट वस्त्र, चाय, कॉफ़ी, है ना, दो अलग अलग कंपनियों के एक ही तरह के बिस्किट, तो इन सबको हम स्थानापन्न वस्तुओं में लेते हैं। तो मांग की आड़ी लोच किसी एक वस्तु की मांग में वह आनुपातिक परिवर्तन है जो दूसरी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप होता है। यानी एक वस्तु की कीमत में जो परिवर्तन होता है उससे दूसरी वस्तु की मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसको हम मांग की तिरछी लोच या मांग की आड़ी लोच कहते हैं। इसको जो है इलास्टिसिटी ऑफ एक्स वाई भी कहा जाता है। इसका जो सूत्र है वो इस प्रकार से होता है कि वस्तु x की मांग में आनुपातिक परिवर्तन, कीमत लोच में क्या था, खाली हम लिखते हैं कि मांग में आनुपातिक परिवर्तन, हम यहाँ लिखेंगे वस्तु x की मांग में आनुपातिक परिवर्तन बटा वस्तु y की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। देखिए अभी हम कीमत y की ले रहे हैं और मांग मात्रा x की, यानी y वस्तु की अगर कीमत में परिवर्तन होता है तो उसका x वस्तु की मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसको हम मापते हैं मांग की तिरछी लोच में। और इसका जो सूत्र है वो बिल्कुल उसी तरह से रहेगा जैसे था डेल्टा x बटा x, अब डिवाइडेड बाई में डेल्टा p बटा p था, भाग है ना, भाग डेल्टा p बटा p था। अब इसमें p क्या था, पहले x वस्तु की कीमत थी, लेकिन क्रॉस इलास्टिसिटी में या तिरछी आड़ी जो मांग की लोच है उसमें हम यहाँ करेंगे पी वाई, यानी मात्रा x वस्तु की में परिवर्तन और कीमत में आनुपातिक परिवर्तन y वस्तु के। तो उसका y वस्तु की कीमत में जो आनुपातिक परिवर्तन होता है उसका प्रभाव x वस्तु की मांग पर क्या पड़ता है, क्या प्रवृत्ति होती है उसकी, तो उसको मापने के लिए मांग की आड़ी या तिरछी लोच का सहारा लिया जाता है। इसको हम और हल करेंगे तो ये इस प्रकार से आ जाएगा कि इलास्टिसिटी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बटा डेल्टा पी वाई इंटू पी वाई बटा एक्स। तो ये सूत्र हमारे पास मांग की तिरछी लोच का आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने आज मांग की लोच क्या है और मांग की लोच के प्रकार क्या क्या हैं उनका अध्ययन किया है। इसके आगे के जो वीडियो हैं उसमें हम मांग की लोच की श्रेणियां देखेंगे, फिर हम मांग की कीमत लोच, आई लोच और इनका अलग अलग मापन कैसे किया जाता है उसका भी अध्ययन करेंगे।